प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने आपके सामने रखा था 22 थ्योरी क्वेश्चन जो जुड़ा था इशू ऑफ शेयर, फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिवेंचर और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर से। उसी 22 क्वेश्चन में से आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? कंपनी किसको कहते हैं और कंपनी के एसेंशियल एलिमेंट क्या क्या हैं? इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग जो डिस्कस करेंगे ये कंप्लीट एक क्वेश्चन के रूप में भी पूछ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में, और इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी निकल के आ सकते हैं। तो ये अपने आप में एक कंप्लीट क्वेश्चन भी होता है और इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी निकल सकता है, तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहले कंपनी का डेफिनेशन, कंपनी की परिभाषा, कंपनी का मतलब क्या होता है। कंपनी का जो डेफिनेशन अगर एग्जाम में पूछता है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि एज पर कंपनीज एक्ट 2013 लिखें। जो 2013 का कंपनीज एक्ट में डेफिनेशन दिया हुआ है, जिसका सेक्शन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 20। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंपनी, कंपनी के का जब आप पढ़ते हो वर्ड, इसका क्या मतलब है? कहता है अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, जिसमें सेक्शन 2 सब सेक्शन 20। तो जैसे हम बोले अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये आ जाए कि कंपनीज एक्ट के किस सेक्शन में कंपनी का डेफिनेशन दिया हुआ है। तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 के अंदर डेफिनेशन दिया हुआ है। ए कंपनी इज एन एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड, जिस इनकॉर्पोरेटेड मतलब रजिस्ट्रेशन होता है स्पेसिफाइड एक्ट, स्पेसिफिक एक्ट मतलब कंपनीज एक्ट या उसके प्रीवियस कंपनीज एक्ट में। अब ये कंपनी एक्ट है 2013 का, इसके पहले जो कंपनीज एक्ट था वो था 1956 का, उसके पहले जो कंपनीज एक्ट था वो था 1913 का। तो इंडिया में कंपनी ऐसा तो है नहीं 2013 के बाद आने लगा है ना, उसके पहले भी कंपनियां होती थी। उसका रजिस्ट्रेशन किससे होता था? इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 से होता था। तो कोई भी कंपनी अगर रजिस्टर्ड है, इनकॉर्पोरेटेड है ना, कंपनीज एक्ट 2013 या उसके प्रीवियस कंपनी लॉ में, है ना, लीगली इट इज व्यूड एज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी को क्या माना जाता है बोलो बाबू? आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, पोजिंग इट्स ओन आइडेंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर। ओनर और कंपनी दोनों अलग चीज होता है, जो हम लोग एसेंशियल एलिमेंट में पढ़ेंगे। डायरेक्टर और मैनेजर, कंपनी अलग होता है, उसकी आइडेंटिटी अलग होती है। किससे अलग होती है? ओनर से भी उसकी आइडेंटिटी अलग होती है, डायरेक्टर से उसकी आइडेंटिटी अलग होती है, और मैनेजर से भी उसकी आइडेंटिटी क्या होती है बोलो? अलग होती है। तो सबसे पहले इसमें ध्यान रखने की बात क्या है कि कंपनी का अगर डेफिनेशन पूछता है तो कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार डेफिनेशन देना है, ठीक है। सेक्शन क्या है डेफिनेशन का? सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 इसका डेफिनेशन है, परिभाषा जिसमें दिया गया, इस सेक्शन के अंदर दिया गया है। तो कंपनी किसको कहेंगे? कंपनी इज एन एंटिटी जो इनकॉर्पोरेट हो कंपनीज एक्ट 2013 या उसके प्रीवियस कंपनीज एक्ट में। इतना भी लिख देंगे तो ये कंपनी का डेफिनेशन हो गया। अब मान लो एक आध डेफिनेशन और आपको लिखना है तो आप ये लिख सकते हैं, इट इज ऑल्सो ए कंपनी, इट इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ये क्या है? वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, पर्सन ने इनको वॉलंटरी मिलकर बनाया है। रिकॉग्नाइज एन एज एन इंडिपेंडेंट लीगल बॉडी, कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी को एक सेपरेट लीगल एंटिटी बोला जाता है, इंडिपेंडेंट लीगल बॉडी फॉर्म अंडर द लॉ ऑफ इंगेज इन बिजनेस और ट्रेड। तो कंपनी वो है जो कि लीगली इनकॉर्पोरेट की गई है और वो एक इंडिपेंडेंट लीगल पर्सन है ना, जो कि क्या करती है? बिजनेस और ट्रेड करती है, यूजुअली विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो जनरली कंपनी का मोटिव क्या होता है बोलो? अर्निंग प्रॉफिट। तो ये कंपनी के डेफिनेशन में आप यूज कर सकते हैं। तो कंपनी का जो डेफिनेशन है वो किस सेक्शन में है?
तो कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 के अंदर है। ओके जी। कंपनी का डेफिनेशन क्या है? कंपनी वो एंटिटी है जिसका इनकॉर्पोरेशन कंपनीज एक्ट 2013 में या उसके प्रीवियस कंपनीज एक्ट में हुआ हो, वो कंपनी कहलाता है। ओके जी। डेफिनेशन में आप बिल्कुल इतना लिख सकते हैं, आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कंपनी के एसेंशियल एलिमेंट का, कि एसेंशियल या एलिमेंट बोलो या एसेंशियल फीचर्स बोलो, किसका? कंपनी का। एसेंशियल मतलब क्या हुआ? एसेंशियल का मतलब हुआ, एसेंशियल फीचर का मतलब हुआ कि जब भी हम कंपनी बोलते हैं तो ये सारा बात उस पर एप्लीकेबल होगा ही होगा, है ना। एसेंशियल मतलब हुआ महत्वपूर्ण पॉइंट, फीचर्स। तो कंपनी के महत्वपूर्ण फीचर्स क्या हैं? एसेंशियल फीचर्स क्या है? एसेंशियल फीचर्स जो है हम लोग एक एक पॉइंट करके पढ़ेंगे। सबसे पहला जो एसेंशियल पॉइंट है वो है सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी अलग होता है अपने ओनर से, कंपनी अलग होता है अपने डायरेक्टर से, कंपनी अलग होता है अपने मैनेजमेंट से। कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। जब आप किसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाओगे ना, तो आपको मिलता है कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो इसके अलग आइडेंटिटी को प्रमाणित करता है, प्रूव करता है। कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। कंपनी अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीदती है, कंपनी अपने नाम से प्रॉपर्टी बेचती है, कंपनी पर सूट फाइल किया जा सकता है, केस किया जा सकता है, कंपनी अपने नाम से किसी पर सूट फाइल कर सकती है। कंपनी एक सेपरेट लीगल पर्सन है, तो सेपरेट लीगल एंटिटी है। ए कंपनी इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर, कैन एंगेज इन एक्टिविटी लाइक, है ना, इंटरिंग कॉन्ट्रैक्ट। वो कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर सकती है अपने नाम से। जैसे रिलायंस और टाटा मोटर्स के बीच कॉन्ट्रैक्ट होगा तो रिलायंस अपने नाम से उस कॉन्ट्रैक्ट में जाएगा, टाटा मोटर्स अपने नाम से उस कॉन्ट्रैक्ट में आएगा। क्योंकि दोनों कंपनी है, दोनों एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, अपने नाम से प्रॉपर्टी ओन करेगा। ओके जी। तो कंपनी क्या है? पहला एसेंशियल पॉइंट क्या पर है? कंपनी जो है एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। दूसरा एसेंशियल पॉइंट क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी। कंपनी का लायबिलिटी जो होता है वो लिमिटेड होता है। जैसा कि आप पार्टनरशिप में पढ़ते हैं कि पार्टनर्स का जो लायबिलिटी होता है वो अनलिमिटेड होता है ना। अगर फर्म बंद होता है तो पार्टनर्स को अपना पर्सनल प्रॉपर्टी भी देना पड़ता है फर्म के लायबिलिटी को पूरा करने के लिए। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं पाया जाता है। कंपनी में मेंबर्स का लायबिलिटी जो होता है वो लिमिटेड होता है। इसको एक छोटा सा एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि कंपनी में लिमिटेड लायबिलिटी कैसे होता है। मान लो कंपनी शेयर इशू की, 100 रुपया का एक शेयर है और कंपनी जो है वो एप्लीकेशन पे 20 रुपया मांगती है, अलॉटमेंट पे 30 रुपया मांगती है, फर्स्ट कॉल पे 20 रुपया मांगती है, फाइनल कॉल पर 30 रुपया मांगती है। कंपनी इस तरीके से मान लो पैसा मांग रही है। तो कंपनी ने एप्लीकेशन मांगा है, कंपनी ने अलॉटमेंट मांगा, पैसा आ गया, फर्स्ट कॉल मांगा है, पैसा आ गया, और कंपनी ने अभी ये 30 रुपया नहीं मांगा है, फाइनल कॉल का पैसा नहीं मांगा है। अब मान लो एक शेयर होल्डर है जिसके पास 1000 शेयर है, तो उसको मालूम है कि अगर कंपनी मांगती है, अगर कंपनी का मान लो लिक्विडेशन होने लगा, समापन होने लगा, तो मिस्टर ए से 1000 शेयर पर मैक्सिमम जो 30 रुपया नहीं मांगी है कॉल, वो अनकॉल्ड पैसा वो कॉल करेगी। मतलब मिस्टर ए को मालूम है कि उसकी लायबिलिटी कितना होने वाला है, मैक्सिमम 30,000। तो हर शेयर होल्डर को मालूम है उसके लायबिलिटी का लिमिट, इसलिए बोला जाएगा कंपनी में लिमिटेड लायबिलिटी होता है। कंपनी में जो मेंबर्स होते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, उनका लायबिलिटी लिमिटेड होता है। तो शेयर होल्डर्स लायबिलिटी इज लिमिटेड टू देयर इन्वेस्टमेंट्स। शेयर जितना इन्वेस्ट करते हैं शेयर होल्डर्स, उतना तक ही उनकी लायबिलिटी होता है ना। प्रोटेक्टिंग पर्सनल एसेट्स, जैसे हम बोले कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर्स का पर्सनल प्रॉपर्टी भी क्या हो जाता है, बोलो फर्म के लायबिलिटी को सेटल करने में यूज किया जाता है। वैसा बात नहीं है किसके अंदर? कंपनी के अंदर। कंपनी में शेयर होल्डर्स के पर्सनल एसेट्स यूज नहीं किए जाते हैं कंपनी के डेब्ट को सेटल करने के लिए। कंपनी में क्या होता है? परपेचुअल सक्सेशन होता है। अच्छा, ये अगला पॉइंट है, एक्चुअली यहां थोड़ा सा गड़बड़ है ना। ये हम लोग, ये पॉइंट हो गया लिमिटेड लायबिलिटी वाला। अब ये तीसरा पॉइंट है परपेचुअल सक्सेशन। क्या है बोलो?
परपेचुअल ससेशन। तो पहला पॉइंट जो है हम लोगों का, क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, कंपनी अलग होता है, ओनर अलग होता है। दूसरा हमारा पॉइंट क्या है बोलो, लिमिटेड लायबिलिटी होता है, कंपनी में मेंबर्स का लायबिलिटी लिमिटेड होता है, जिसको हम लोग एग्जांपल से भी समझे। तीसरा पॉइंट जो है ना, वो है परपेचुअल ससेशन। परपेचुअल ससेशन, परपेचुअल ससेशन का क्या मतलब होता है? परपेचुअल ससेशन का मतलब होता है मेंबर्स आएंगे, मेंबर्स जाएंगे, कंपनी के एग्जिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंपनी में आप ओनर कैसे बनते हैं, मेंबर कैसे बनते हैं? आप शेयर खरीदते हैं, शेयर सब्सक्राइब करते हैं, आप कंपनी के मेंबर बन जाते हैं। तो एक बार आप कंपनी के मेंबर बन जाते हैं तो आप अपना शेयर अगर किसी और को ट्रांसफर करते हैं, इससे कंपनी के एग्जिस्टेंस पर कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। परपेचुअल ससेशन, मेंबर आएंगे, शेयर होल्डर्स आएंगे, शेयर होल्डर्स अपना शेयर बेचेंगे, कोई और दूसरा शेयर होल्डर बनेगा, कंपनी के एग्जिस्टेंस पे माने कंपनी कंटिन्यू रहेगा। परपेचुअल ससेशन, द कंपनीज एग्जिस्टेंस इज इंडिपेंडेंस ऑफ इट्स मेंबर्स एंड कंटिन्यूअस डिस्पाइट चेंजेस इट्स ओनरशिप। ओनरशिप के लगातार बदलने से कंपनी के एग्जिस्टेंस पर कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। और स्टेटस ऑफ शेयर होल्डर, और शेयर होल्डर के स्टेटस के चेंज होने से कंपनी के एग्जिस्टेंस पर कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। परपेचुअल ससेशन, मेंबर आएंगे, मेंबर जाएंगे, कंपनी के एग्जिस्टेंस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी निकल के आ सकता है ना। 4 पॉइंट दे सकता है, बोल सकता है कि इसमें कंपनी का एसेंशियल एलिमेंट कौन है, उसमें अगर और कुछ कुछ पॉइंट दे दे और परपेचुअल ससेशन दे दे तो आप, है ना, कंपनी और पार्टनरशिप को एक दूसरे से अलग किस तरीके से है ना, उसमें अगर 4 पॉइंट में 1 पॉइंट ये दे दे तो आप इसको भी टिक कर सकते हो। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस निकल सकते हैं। उसके बाद है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, अब सेपरेट लीगल पर्सन, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन जो है वो एक ही चीज को रिप्रेजेंट करता है। कंपनी एक पर्सन की तरह ट्रीट किया जाता है। कंपनी अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीदता है, कंपनी अपने नाम से प्रॉपर्टी बेचता है, कंपनी पर सूट फाइल हो सकता है, कंपनियां सूट फाइल कर सकती हैं, है ना, किसी पे। तो एज ए क्रिएशन ऑफ लॉ ए कंपनी हैज लीगल राइट एंड ड्यूटीज। और आर्टिफिशियल लीगल पर्सन इसलिए भी कह सकते हैं कि जैसे हम लोग का लीगल राइट होता है कि हम लोगों के साथ कोई गलत किया है तो हम उस पर हम लोग सूट फाइल कर सकते हैं, वैसे अगर कोई कंपनी के साथ भी गलत किया तो कंपनी भी उस पर सूट फाइल कर सकती है। कंपनी के पास लीगल राइट होता है, कंपनी का अपना ड्यूटीज होता है जो उसके एक्ट के अंदर बताया हुआ है, जैसे हम लोगों का होता है वैसे ही। उसको रिप्रेजेंट कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसलिए ये आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी हम लोग की तरह नेचुरल तो है नहीं, तो खुद तो केस करने जाएगी नहीं, करने कौन जाएगा? उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कंपनी को रिप्रेजेंट कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ओके, कंपनी को चलाने वाले जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं, जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते हैं, वही कंपनी को चला रहे होते हैं, वही कंपनी को ऑपरेट और मैनेजमेंट कर रहे होते हैं, कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव वही होते हैं। तो कंपनी क्योंकि आर्टिफिशियल पर्सन है, नेचुरल नहीं है, तो एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है। तो वो कंपनी के बिहाफ पर काम कर रहा होता है। कंपनी के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदना है, कंपनी के नाम पे से प्रॉपर्टी बेचना है, कंपनी के नाम से किसी पर केस करना है, ये सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी को रिप्रेजेंट करते हुए करती है। उसके बाद है क्या? ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। अगला पॉइंट, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। कंपनी में जो ओनर होते हैं, कंपनी के जो मालिक होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, वो अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हैं। आप पार्टनरशिप में पढ़े हैं कि पार्टनरशिप में सारे पार्टनर्स का कंसेंट होगा, तभी किसी आदमी को आप न्यू पार्टनर एडमिट कर सकते हैं। कंपनी में यह बात नहीं है। कंपनी के अंदर आप चाहें तो अपने शेयर को किसी और को ट्रांसफर करके उसको शेयर होल्डर बना सकते हैं। हाँ, प्राइवेट कंपनी में रिस्ट्रिक्शन है। अब यहां से ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि बताओ इन सारे पॉइंट्स में से किस पॉइंट में पार्टनर प्राइवेट कंपनी के लिए रिस्ट्रिक्शन है। तो किसके लिए रिस्ट्रिक्शन है? ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। प्राइवेट कंपनियां प्राइवेटली शेयर ट्रांसफर कर सकती है, फ्रीली शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकती है। ओके जी, प्राइवेट कंपनी में फ्रीली शेयर ट्रांसफर करने पे रिस्ट्रिक्शन है। उसमें भी शेयर ट्रांसफर होते हैं, लेकिन वो प्राइवेटली, है ना, प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू किया जाता है। उसके बाद है सेपरेट प्रॉपर्टी। सेपरेट प्रॉपर्टी,
कंपनी अपने प्रॉपर्टी का मालिक खुद होती है। कंपनी अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीदती है, कंपनी अपने नाम से प्रॉपर्टी बेचती है, कंपनी का अपना प्रॉपर्टी पर ओनरशिप होता है। तो कंपनी इंडिपेंडेंटली का अपने एसेट्स को ओन करती है। शेयर होल्डर कंपनी के शेयर का मालिक होता है। जैसे आप कहोगे हम इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं, तो आप उस शेयर से मालिक है, कंपनी के एसेट्स के आप मालिक नहीं है, कंपनी के एसेट्स का मालिक खुद कंपनी है। तो ये सेपरेट प्रॉपर्टी। उसके बाद है कॉमन सील। कॉमन सील क्या है? तो कॉमन सील हो गया एक तरह से जो हम लोग सील और मोहर यूज करते हैं, उसी को कहा जाता है कॉमन सील। कंपनी का अलग से आपको दिखता है, गूगल सर्च करके देखोगे तो आपको दिखेगा भी कॉमन सील। कंपनी के पास होता है कॉमन सील। अगर कोई डॉक्यूमेंट है, अगर उस पर कंपनी का कॉमन सील लगा हुआ है, तो ये माना जाएगा ये कंपनी का ऑथराइज्ड डॉक्यूमेंट है। अगर कॉमन सील नहीं है तो वो ऑथराइज्ड डॉक्यूमेंट नहीं है। क्या कॉमन सील होना कंपलसरी है? कंपलसरी नहीं है। यहां ये भी पॉइंट है। अगर मतलब कहने का है कि कॉमन सील होगा अगर कंपनी के पास है ना, तो कंपनी कॉमन सील डॉक्यूमेंट्स पर लगाएगी ही लगाएगी। अगर कॉमन सील नहीं है, कॉमन सील नहीं बनवाई है, तो मिनिमम दो डायरेक्टर का साइन होना चाहिए। अगर कंपनी के पास सीएस है तो एक सीएस का और एक डायरेक्टर का साइन होना चाहिए। कॉमन सील अगर नहीं है तो ये सवाल बिल्कुल ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, क्या कंपनी के पास कॉमन सील होना ही चाहिए, कंपलसरी है? नहीं, कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद है कैपेसिटी टू सू एंड बी सूट। तो अब जैसे ये सब जो पॉइंट है ना, ये सब पॉइंट से निकाला गया है ना, कि ज्यादा पॉइंट्स आप लिख सको। तो कंपनी पर सूट किया भी जा सकता है और कंपनियां भी अपने नाम से सूट फाइल कर सकती है। तो ये बात आपका क्लियर है। वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन होता है। कंपनी इज फॉर्म्ड वॉलंटरी बाय इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स इसको बनाते हैं, है ना। शेयर ऑब्जेक्टिव्स यूजुअली प्रॉफिट जनरेशन। तो कंपनी में शेयर होल्डर जो होते हैं, कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं, वो कंपनी को इनकॉर्पोरेट कहते हैं। उसको शुरुआत में एक्चुअली बोला जाता है प्रमोटर्स। जो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उसको क्या बोला जाता है? बोलो, प्रमोटर्स बोला जाता है ना। तो वो उसका ऑब्जेक्टिव होता है कंपनी का प्रॉफिट जनरेशन करना ऑब्जेक्टिव होता है। तो ये सब एसेंशियल फीचर्स हैं कंपनी के, और इससे ऑब्जेक्टिव सवाल भी निकल के आ सकता है। तो आपको एक एक को काफी ध्यान से पढ़ना होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा, नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा, उसके अंदर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप सब बच्चे बहुत ध्यान से पढ़िए। अब एग्जाम आपके बिल्कुल करीब आ चुका है ना। तो बच्चे अपना ध्यान रखें, पढ़ाई पर फोकस करें। बाकी आपको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं।